आगे पढ़ेंगे हम लोग राज्य की न्यायपालिका। न्यायपालिका में जो है, राज्य के न्यायपालिका में हाई कोर्ट को देखना है, हाई कोर्ट के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट को देखना है, लोक अदालत, कोर्ट मार्शल, परिवार न्यायालय, मोबाइल अदालत, ग्राम न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोकहितवाद और जनहितवाद। इतना देख लिए, न्यायपालिका खत्म। और राज्य का न्यायपालिका खत्म हो जाएगा। तत्पश्चात जो है आगे बढ़ेंगे। न्यायपालिका, न्यायपालिका राज्य के न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय यानी अंग्रेजी में हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के विषय में जानकारी देता है हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231। तो हाईकोर्ट के विषय में जानकारी जो हमें अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 देता है, इसी के विषय में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 की अगर आप बात करेंगे तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 है, अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 214। अगर ऐसा होता तो देश में 28 हाईकोर्ट होता, लेकिन देश में 28 हाईकोर्ट नहीं है, बल्कि वर्तमान में हमारे देश में 25 हाईकोर्ट है। वर्तमान में हमारे देश में 25 हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट है। तो देखिए, एक संविधान संशोधन हुआ है, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुए हैं। और 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुए हैं, इस 7वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान कर दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान कर दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। और इसीलिए कुछ हाईकोर्ट ऐसे हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में 1 से अधिक राज्य है, क्योंकि संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। समझ गए? और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, यह प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किए गए हैं। अब अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में जो अनुच्छेद 231 है, जैसे अनुच्छेद 214 यह कहता है प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, तो जो अनुच्छेद 231 है, अनुच्छेद 231 की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 231 यह कहता है, या अनुच्छेद 231 में यह प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का गठन किया जा सकता है, किया जाता है या किया जा सकता है, किया जा सकता है। अनुच्छेद 231 यह कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का गठन किया जाता है। तो समझिएगा आप इस बात को कि जो यह प्रावधान है 7वां संविधान संशोधन 1956 में कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का गठन किया जा सकता है, यह प्रावधान अनुच्छेद 231 में है। यह प्रावधान अनुच्छेद 231 में है। अगर अनुच्छेद के संदर्भ में पूछेगा कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का गठन किया जा सकता है, तो आंसर अनुच्छेद 231। और अगर संविधान संशोधन के विषय में पूछेगा कि किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, तो 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956। क्लियर है ये बात? अब देखिएगा अनुच्छेद 214 तो यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन देश की अगर हम बात करें तो देश में टोटल 25 हाईकोर्ट है। देश में टोटल 25 हाईकोर्ट है। तो निश्चित तौर पर कुछ राज्य ऐसे होंगे जो किसी अन्य हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते होंगे, या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कुछ हाईकोर्ट ऐसे होंगे जिसके क्षेत्राधिकार में एक से अधिक राज्य आते होंगे। है ऐसे हाईकोर्ट जैसे अगर आप मानचित्र नहीं लगाया, अगर आप बात करेंगे अगर आप बात करेंगे चंडीगढ़ हाईकोर्ट की, अगर आप चंडीगढ़ हाईकोर्ट की बात करेंगे, जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है इसके अधिकार क्षेत्र में पंजाब राज्य भी आता है और हरियाणा राज्य भी आता है। हरियाणा राज्य भी आता है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट इसके अधिकार क्षेत्र में दो राज्य है, पंजाब और हरियाणा। फिर इसके बाद मुंबई हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में भी दो राज्य है, महाराष्ट्र और गोवा। फिर आपको गुवाहाटी हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में 4 राज्य है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। नागालैंड मिजोरम, समझ गए? तो भारत में 3 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिसके क्षेत्राधिकार में 2 या 2 से अधिक राज्य है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट, उसके क्षेत्राधिकार में पंजाब और हरियाणा राज्य। मुंबई हाईकोर्ट, उसके क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र और गोवा राज्य। गुवाहाटी हाईकोर्ट, उसके क्षेत्राधिकार में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम राज्य। अब देखिएगा इसके अलावे अन्य जितने भी राज्य है उनका अपना अपना हाईकोर्ट है। और अगर आप केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसका अपना हाईकोर्ट है, एक दिल्ली और दूसरा जम्मू कश्मीर। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाईकोर्ट है। इसके अलावे अन्य केंद्र शासित प्रदेश
अलग अलग हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। पुडुचेरी चेन्नई हाईकोर्ट या मद्रास हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप मुंबई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। लद्दाख जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। लद्दाख जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। यह बात है, आप याद रखिएगा, याद भी करते जा रहे हैं, याद भी करते जाएंगे, ठीक है। कौन अनुच्छेद कहता है प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा? है? कौन अनुच्छेद कहता है प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा? 214। देश में कितना हाईकोर्ट? कितना हाईकोर्ट? किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1900। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है? अच्छा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का गठन कौन अनुच्छेद के तहत? कौन अनुच्छेद के तहत? अच्छा, एक बात बताइएगा, देश में कितने हाईकोर्ट हैं? अरे महाराज, पूरा क्वेश्चन सुनते नहीं, अकबकाते बहुत हैं, फिर उठा करके पूछेंगे तो नानी याद आ जाएगा, समझे? चलिए, देश के भीतर कितने हाईकोर्ट है जिसका क्षेत्राधिकार 2 या 2 से अधिक राज्य? कितने हैं? पहला, इसके क्षेत्राधिकार में कौन से 2 राज्य? पंजाब और दूसरा मुंबई हाईकोर्ट, इसके क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र और तीसरा गुवाहाटी हाईकोर्ट, इसके क्षेत्राधिकार में कितने राज्य? कितने राज्य? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। गुवाहाटी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में कितने राज्य? कौन कौन? क्लियर है? कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाईकोर्ट? कितने हैं? कौन कौन? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दिल्ली और कितने हाईकोर्ट है जिसका, कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाईकोर्ट है? कौन कौन? दिल्ली और, चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सा हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार? कोलकाता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सा हाईकोर्ट के क्षेत्र? पुडुचेरी, चेन्नई या मद्रास? पुडुचेरी। लक्षद्वीप, केरल। लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली दमन और द्वीप। मुंबई ना, दादर नगर हवेली दमन और द्वीप। चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। क्लियर है इतना बात? चलिए, इसके बाद अब देखिएगा, अनुच्छेद 214 के बाद एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 215। 215 अनुच्छेद 215 की अगर आप बात करेंगे तो जो अनुच्छेद 215 है, यह अनुच्छेद कहता है कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 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 देखिए, जब हम आपको सुप्रीम कोर्ट समझा रहे थे, कल ना समझाए, बताए थे अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है। वैसा न्यायालय जिसको अपने आदेश के अवमानना करने की स्थिति में दंड देने का अधिकार होता है, उस न्यायालय को ही अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। जैसे एक मामला हम आपको वर्तमान संदर्भ में बतला रहे हैं, बाबा रामदेव।
जिसका कंपनी है पतंजलि, जो योगा करवाता है और योगा के एवज में बिजनेस करता है, योगा के एवज में बिजनेस करता है। तो काफी भ्रामक विज्ञापन बाबा रामदेव का कंपनी पतंजलि देता है। उसको लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था और सुप्रीम कोर्ट कल बाबा रामदेव, कल या परसों का बात है, बाबा रामदेव के पतंजलि कंपनी को फटकारा है और कहा है कि आप जो भ्रामक विज्ञापन देते हैं, अगर आप नहीं सुधरिएगा तो 1 करोड़ रुपया आप पर जुर्माना लगाएंगे। और आज बाबा रामदेव बोले हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भ्रामक विज्ञापन नहीं देते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं उसको बाबा रामदेव नकार रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट सख्ती से पेश आया तो बाबा रामदेव को सजा हो सकता है, लेकिन देखिए क्या होता है, क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप भ्रामक विज्ञापन देते हैं, लेकिन बाबा रामदेव उससे नकार रहे हैं। समझ गए? ये अवमानना करना हुआ सुप्रीम कोर्ट का, ये अवहेलना करना हुआ सुप्रीम कोर्ट का। और अगर हमारे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामला को सख्ती से लिए तो बाबा रामदेव को धकेल देंगे अंदर। लेकिन अब देखिए क्या होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है ये लड़का को 10 वर्ष का सजा सुनाया, ये लड़का जो है सुप्रीम कोर्ट के सजा का अवहेलना किया, तो इसको 10 वर्ष की जगह फांसी पर लटका देगा सुप्रीम कोर्ट। तो अभिलेख न्यायालय, सीधे तौर पर समझिए, अभिलेख न्यायालय उस न्यायालय को कहा जाता है जिस न्यायालय को अपने आदेशों के अवहेलना करने पर दंड देने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका अवहेलना अगर कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे दंड दे सकता है। उसी प्रकार से हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, अगर हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ, अगर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है उसका अवहेलना कोई करता है, उसका अवमानना कोई करता है, तो हाईकोर्ट भी उसे दंड दे सकता है। हाईकोर्ट को भी यह अधिकार होता है। इसलिए हाईकोर्ट भी एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है और हाईकोर्ट एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है। यह बात कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 की अगर हम बात करें तो इस अनुच्छेद के तहत ही प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट का गठन होता है। प्रत्येक राज्य में जो हाईकोर्ट का गठन होता है, हाईकोर्ट का गठन प्रत्येक राज्य में अनुच्छेद 216 के तहत ही होता है। प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट का गठन अनुच्छेद 216 के तहत ही होता है, 216 के तहत ही होता है। यहां पे विद्यार्थी को बहुत कंफ्यूजन रहता है। जैसे हाईकोर्ट का गठन पूछेगा तो लिख देगा 214, 214 के तहत, 214 के तहत हाईकोर्ट का गठन नहीं होता है, बल्कि 214 में यह है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, यह बात है। हाईकोर्ट का गठन होता है अनुच्छेद 216 के तहत। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा आप याद रखिएगा हाईकोर्ट का गठन होता है अनुच्छेद 216 के तहत। कंफ्यूजन नहीं ना होगा, 214 216 में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब हाईकोर्ट का गठन 216 के तहत होता है, ठीक है, होता है गठन, ठीक है, अच्छी बात है। अब देश के भीतर जो 25 हाईकोर्ट है, उन 25 हाईकोर्टों का गठन कब हुआ है? कभी कताल जो है हाईकोर्ट का गठन वर्ष आपसे आपके परीक्षा में पूछ देता है। तो कभी कताल जो हाईकोर्ट का गठन वर्ष आपसे आपके परीक्षा में पूछ देता है, इसलिए गठन वर्ष हम आपको बतला देते हैं और साथ ही साथ हम आपको याद भी करवा देंगे। समझ गए?
तो आइए हाईकोर्ट का गठन वर्ष हम लोग देखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, भारत में हाईकोर्टों का गठन ब्रिटिश काल में ही होना प्रारंभ हो गया था। कुछ हाईकोर्ट ऐसे हैं, 25 हाईकोर्ट में से कुछ हाईकोर्ट ऐसे हैं जो ब्रिटिश काल में ही गठित कर लिए गए थे, और कुछ हाईकोर्ट ऐसे हैं जो आजादी के बाद गठित हुए हैं। तो कौन से हाईकोर्ट आजादी से पहले गठित हुए हैं और कौन से हाईकोर्ट आजादी के बाद गठित हुए हैं, सभी से अब हम लोग अवगत होते हैं। ठीक है, देखिए वर्ष 1861 में हाईकोर्ट अधिनियम आया था। 1861 ईस्वी में हाईकोर्ट अधिनियम आया था। 1861 ईस्वी में जो हाईकोर्ट अधिनियम आया था, उस हाईकोर्ट अधिनियम के तहत ही भारत में हाईकोर्ट का गठन होना प्रारंभ हुआ। और भारत में हाईकोर्ट का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1862 ईस्वी में हुआ। भारत में हाईकोर्ट का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1862 ईस्वी में हुआ। वर्ष 1862 ईस्वी में हुआ। 1862 ईस्वी में 3 हाईकोर्ट का गठन हुआ। और 1862 ईस्वी में जो 3 हाईकोर्ट का गठन हुआ, एक था मुंबई हाईकोर्ट, दूसरा था मद्रास हाईकोर्ट, और तीसरा था कोलकाता हाईकोर्ट। तीसरा था कोलकाता हाईकोर्ट। इन तीनों हाईकोर्टों की बात करें तो इन तीनों हाईकोर्ट का गठन 1862 में हुआ है। तीनों हाईकोर्ट का गठन 1862 में हुआ है। 1862 में हुआ है। इसके बाद प्रयागराज हाईकोर्ट, जिसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट कहा जाता था, वह मूल तौर पर गठित हुआ था आगरा में, लेकिन बाद में उसे आगरा से हटाकर इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया और वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट को प्रयागराज हाईकोर्ट कहा जाता है। तो जो प्रयागराज हाईकोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट है, प्रयागराज हाईकोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन हुआ है वर्ष 1866 में। वर्ष 1866 में। और प्रयागराज हाईकोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर आप बात करेंगे, पूरे विश्व में सबसे अधिक न्यायाधीश वाला हाईकोर्ट है, या सबसे अधिक न्यायाधीश वाला कोर्ट है। सबसे अधिक न्यायाधीश वाला कोर्ट है पूरे विश्व में, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। और इस हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 150 से भी अधिक है। 150 से भी अधिक है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश है। भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट जो इलाहाबाद हाईकोर्ट या प्रयागराज हाईकोर्ट है, उसमें काम का दबाव ही इतना है कि उसमें न्यायाधीशों की संख्या को इजाफा करना पड़ा है। और अभी भी उसमें भी पूर्ण नहीं हो पाता है, उसमें भी बहुत सारा काम पेंडिंग में रह जाता है। उससे भी संख्या बढ़ाया जा सकता है, समझ गए। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान परिस्थिति में पूरे विश्व में सबसे अधिक न्यायाधीश वाला हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जिसे प्रयागराज हाईकोर्ट कहते हैं। इसका गठन आगरा में हुआ था। इसका गठन आगरा में हुआ था, लेकिन इसे जो है स्थानांतरित करके इलाहाबाद लाया गया, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला हाईकोर्ट है बंगलुरु हाईकोर्ट। बंगलुरु हाईकोर्ट कर्नाटका में है। बंगलुरु हाईकोर्ट जो कर्नाटका में है, इसका गठन हुआ है वर्ष 1884 में। फिर इसके बाद है पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट का गठन वर्ष 1916 में हुआ है। फिर इसके बाद है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का गठन वर्ष 1928 में हुआ है। वर्ष 1928 में हुआ है। ये तमाम ऐसे हाईकोर्ट है जिसका गठन आजादी से पहले हुआ है, अर्थात 1947 से पहले हुआ है। इसके अलावे अन्य जितने भी हाईकोर्ट है, सबका गठन आजादी के बाद हुआ है। सबका गठन आजादी के बाद हुआ है। अगर आप देखेंगे आगे तो आपको ओडिशा हाईकोर्ट, ओडिशा हाईकोर्ट हो गया। फिर आपको गुवाहाटी हाईकोर्ट हो गया। ओडिशा हाईकोर्ट का गठन वर्ष 1948 में हुआ। गुवाहाटी हाईकोर्ट का गठन वर्ष 1948 में हुआ। फिर आपको राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट का गठन वर्ष 1949 में हुआ। वर्ष 1949 में हुआ। फिर इसके बाद आपको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इसका गठन वर्ष 1956 में हुआ। फिर केरल हाईकोर्ट, इसका भी गठन वर्ष 1956 में हुआ। गुजरात हाईकोर्ट, इसका गठन वर्ष 1960 में हुआ।
दिल्ली हाईकोर्ट, इसका गठन वर्ष 1966 में हुआ, वर्ष 1966 में हुआ। फिर आपको चंडीगढ़ हाईकोर्ट, इसका भी गठन वर्ष 1966 में हुआ, वर्ष 1966 में हुआ। फिर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, इसका गठन वर्ष 1971 में हुआ। सिक्किम हाईकोर्ट, इसका गठन वर्ष 1975 में हुआ। फिर आपको उत्तराखंड हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट का भी गठन वर्ष 2000 ईस्वी में, झारखंड हाईकोर्ट का भी गठन वर्ष 2000 ईस्वी में और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी गठन वर्ष 2000 ईस्वी में। इसके बाद आपको मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय हाईकोर्ट का गठन 2013 में, मणिपुर हाईकोर्ट का गठन 2013 में और त्रिपुरा हाईकोर्ट का गठन 2013 में। इसके बाद आपको हैदराबाद में जो तेलंगाना राज्य का हाईकोर्ट है, इसका गठन 1 जनवरी 2019 को, और जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट अमरावती में है, इसका भी गठन 1 जनवरी 2019 को हुआ माना जाएगा। समझ गए? ऐसे अगर आप देखेंगे, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य हुआ करता था, तो उसका हाईकोर्ट हैदराबाद हाईकोर्ट हुआ करता था, उसका हाईकोर्ट हैदराबाद हाईकोर्ट हुआ करता था। और हैदराबाद हाईकोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो उसका गठन तो वर्ष 1954 ईस्वी में ही हो गया था, 1954 ईस्वी में ही हो गया था। लेकिन जब आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ तो जो है आपको आंध्र प्रदेश के लिए अलग हाईकोर्ट और तेलंगाना के लिए अलग हाईकोर्ट, तो दोनों का गठन जो है 1 जनवरी 2019 को हुआ माना जा सकता है। समझ माना जा सकता है। क्लियर है? तो ये आप अगर आप गौर करेंगे तो 25 हाईकोर्ट का गठन वर्ष से जो है हम आपको अवगत करवा दिए हैं। आप गिन लेंगे 25 हाईकोर्ट के गठन वर्ष से हम आपको अवगत करवा दिए हैं। और देखिए, आपको हाईकोर्ट के स्थापना वर्ष को लेकर के 2-2 कॉलम है आपके नोट में। जो पहला कॉलम है उसमें जो ईस्वी वाला आंकड़ा है वो एकदम सही है, एम लक्ष्मीकांत के अनुसार है। और जो दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम के स्थापना वर्ष और पहला कॉलम के स्थापना वर्ष में थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो स्थापना वर्ष में एकाध गो में अंतर होगा, एकाध गो में अंतर हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में अंतर हो सकता है, मध्य प्रदेश में अंतर हो सकता है। आप देखिएगा, हमको पता है, नोट मेरा है तो हमको पता है ना कहां पे क्या है नया है। समझ गए? तो स्थापना वर्ष में पहला कॉलम का आप याद रखिएगा, स्थापना वर्ष में पहला कॉलम का आप याद रखिएगा। और एक बात और गौर से सुनिए हीरो सब, सुनिए, एक बात और गौर से सुनिए। देखिए, सामान्य तौर पर राज्य का हाईकोर्ट जो होता है राजधानी नगर में होता है। जैसे बिहार का पटना हाईकोर्ट, बिहार की राजधानी नगर पटना में है, झारखंड का हाईकोर्ट रांची में है। सामान्य तौर पर राज्य का हाईकोर्ट राजधानी नगर में होता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है। जैसे असम, असम की राजधानी दिसपुर, उसका हाईकोर्ट तो गुवाहाटी में। उत्तराखंड, उत्तराखंड हाईकोर्ट का मूल स्थान है नैनीताल और उत्तराखंड की राजधानी कहां है? देहरादून। तो यहां पर हम जो समझा रहे हैं वो बात को आप समझिए। हम आपको यह बात बतलाना चाह रहे हैं कि हाईकोर्ट सामान्य तौर पर राजधानी नगर में होता है, लेकिन कुछ हाईकोर्ट ऐसे हैं जो राजधानी नगर में नहीं है। जो हाईकोर्ट राजधानी नगर में नहीं है उसके मूल स्थान को याद रखना है। जैसे उत्तराखंड हाईकोर्ट के मूल स्थान को याद रखना है, नैनीताल में है। फिर आपको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मूल स्थान राजधानी नगर भोपाल में नहीं बल्कि जबलपुर में है। इसके बाद जो भी हाईकोर्ट जिसका मूल स्थान उसका राजधानी नगर नहीं है उसको याद रखना है। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? अब सब में नहीं लग जाइएगा कि फलना जगह फलना हाईकोर्ट फलना स्थान, चिल्ला हाईकोर्ट चिल्ला स्थान, नहीं, सब में नहीं लगना है। बल्कि जिसका मूल स्थान उसके राजधानी नगर में नहीं है उसको याद रखना जरूरी है। समझ गए? अब आइए यहां तक पहले याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए हीरो सब, हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय है? हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात कौन अनुच्छेद का? हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, यह बात कौन अनुच्छेद? 200। हाईकोर्ट का गठन कौन अनुच्छेद के तहत? हाईकोर्ट का गठन कौन अनुच्छेद के तहत?
अच्छा, भारत में हाईकोर्ट का गठन किस वर्ष हाईकोर्ट अधिनियम पारित होने के बाद होना प्रारंभ? 1861। 1861 में हाईकोर्ट अधिनियम पारित हुआ था, और 1861 में जो हाईकोर्ट अधिनियम पारित हुआ था, उस हाईकोर्ट अधिनियम के तहत ही भारत में हाईकोर्ट का गठन होना प्रारंभ हो गया। तो हाईकोर्ट अधिनियम कब पारित हुए? 1800। हाईकोर्ट अधिनियम कब पारित हुए? और उसी हाईकोर्ट अधिनियम के तहत भारत में हाईकोर्ट का गठन होना शुरू हुआ, हाँ या ना? शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है आगे बतलाइएगा कि मुंबई, मद्रास और कोलकाता में हाईकोर्ट का गठन कब हुआ? 1800। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में हाईकोर्ट का गठन कब हुआ? मुंबई, मद्रास और कोलकाता में हाईकोर्ट का गठन कब हुआ? 1862 में हुआ है। प्रयागराज हाईकोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन कब हुआ? कब हुआ है? प्रयागराज या इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन। बंगलुरु हाईकोर्ट का गठन। बंगलुरु हाईकोर्ट का गठन। पटना हाईकोर्ट का गठन। पटना हाईकोर्ट का गठन। पटना हाईकोर्ट का गठन। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का गठन। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का गठन। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का गठन। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा। ओडिशा हाईकोर्ट का गठन। ओडिशा हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट। राजस्थान। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। केरल। 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 गुजरात। गुजरात। दिल्ली। दिल्ली। चंडीगढ़। चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। सिक्किम। सिक्किम। उत्तराखंड। उत्तराखंड। झारखंड। झारखंड। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। मेघालय। मेघालय। मणिपुर। मणिपुर। त्रिपुरा। त्रिपुरा। तेलंगाना। तेलंगाना। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। क्लियर है ये बात? ये हाईकोर्ट का गठन वर्ष हुआ। अब इसके बाद आगे आइएगा, देखिए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में न्यायाधीश होता है, न्याय करता है। और देश में जो 25 हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग है। किसी में 34 है, किसी में 43 है, किसी में 52 है, किसी में 3 है, किसी में 7 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है। जिस राज्य के हाईकोर्ट में काम का दबाव जितना ज्यादा, उस राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या उतना ज्यादा, उतना ज्यादा। और जैसे जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा करने का अधिकार भारत की संसद को है, उसी प्रकार से राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा करने का अधिकार भी भारत की संसद को ही है। हाईकोर्ट में न्यायाधीश होते हैं। अब न्यायाधीश होते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? दूसरा बात, उसका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल होता भी है या नहीं होता है। तीसरी बात, उसको शपथ कौन दिलाता है। चौथी बात, वे अपना त्यागपत्र किसे देंगे। पांचवी बात, उसे पद से कैसे हटाया जाएगा, पद से कैसे हटाया जाएगा। छठी बात, उनका वेतन भत्ता पेंशन क्या है, वेतन भत्ता पेंशन क्या है। उनका स्थानांतरण कौन करेगा, स्थानांतरण कौन करेगा। यह सब बात है, इसको समझना है और याद करना है। समझ गए? तो देखिए, गौर कीजिएगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 217 के तहत।
और भारत के राष्ट्रपति जब हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो उसमें सलाह लेते हैं। किससे सलाह लेते हैं? भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संबंधित राज्य के राज्यपाल से और संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इन सभी से राष्ट्रपति सलाह लेते हैं और इन सभी से सलाह लेकर ही हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब इनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति होने के बाद इनका क्या कार्यकाल का क्या है? तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल की अगर हम बात करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है बल्कि उसके रिटायरमेंट का एज होता है, उसके रिटायरमेंट का एज 65 वर्ष होता है, उसी प्रकार से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का भी कोई कार्यकाल नहीं होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है बल्कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का भी रिटायरमेंट का एज होता है और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट का एज होता है 62 वर्ष। इसके बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है, नियुक्ति होने के बाद उसका शपथ ग्रहण होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, उसी प्रकार से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राज्यपाल। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राज्यपाल। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हुए चाहते हैं त्यागपत्र देना, तो वो त्यागपत्र किसे देंगे? तो वो अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को इसलिए देंगे क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किया है, वह राष्ट्रपति के प्रति ही जवाबदेह होते हैं, तो वह अपना त्यागपत्र देते हैं आपको राष्ट्रपति को, वह अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। इसके बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कौन प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है? तो आप याद रखेंगे, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और जिस प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को भी पद से हटाया जाता है। और उसी प्रक्रिया द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी पद से हटाया जाता है। उसी प्रक्रिया द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी पद से हटाया जाता है। और उस प्रक्रिया की चर्चा सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते हुए हमने आपको किया है, इसी वजह से हम यहां पर करने वाले हैं नहीं। समझ गए? बस इतना। इसके बाद इनको वेतन पेंशन, अगर वेतन की बात करें तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। राज्य के संचित निधि से दिया जाता है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन। वही पेंशन की अगर बात करें तो भारत के संचित निधि से पेंशन दिया जाता है। भारत के संचित निधि से पेंशन दिया जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा चीज अलग है, इसी वजह से यहां से प्रश्न पूछने की संभावना है, तो गौर फरमाइएगा आप थोड़ा सा। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। वही अगर पेंशन की बात करें तो उसे पेंशन दिया जाता है भारत के संचित निधि से। और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसी प्रकार से हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। हाईकोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें वेतन मिलता है 2,50,000 रुपया, और हाईकोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें वेतन मिलता है 2,25,000 रुपया। 2,25,000 रुपया। समझ गए? तो ये वेतन के विषय में हुआ। इसके बाद जो है आगे है स्थानांतरण। जैसे पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश को स्थानांतरित कौन करेंगे? पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश को स्थानांतरित करके दिल्ली हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश को स्थानांतरित करके मुंबई हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश को स्थानांतरित करके मद्रास हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश को स्थानांतरित करके कोलकाता हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण किया जा सकता है, यह स्थानांतरण करने का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 222 के तहत एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में, दूसरे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को तीसरे हाईकोर्ट में, तीसरे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को चौथे हाईकोर्ट में भेज सकते हैं।
इसके बाद आपको ये हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से संबंधित जो मूल बातें हैं, जो सीधे तौर पर आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ये सब इस विषय में हुआ। अब देखिएगा, हाईकोर्ट की अगर आप बात करेंगे, समझिएगा, हाईकोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो हाईकोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति, हाईकोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति, तो हाईकोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में हम लोग जानते हैं, हाईकोर्ट के कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में हम लोग जानते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति से हम आपको अवगत करवाए होंगे, निश्चित तौर पर करवाए होंगे। सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इस सब चीज से हम आपको अवगत करवाए होंगे। उसी प्रकार से हाईकोर्ट के भी कुछ कार्य अधिकार शक्ति होते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि हाईकोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है, हाईकोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है। हाईकोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। हाईकोर्ट तब रीट जारी करता है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है और वह हाईकोर्ट जाता है, तो फिर उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार को बहाल करवाने के लिए आदेश जारी हाईकोर्ट करता है, आदेश जारी हाईकोर्ट करता है। जैसे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। और हाईकोर्ट जो 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है वही है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश अधिकार, परीक्षा लेख, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण। तो पहला अधिकार है हाईकोर्ट को रीट जारी करने का, और हाईकोर्ट रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। दूसरा अधिकार है हाईकोर्ट को अधीक्षण करने का, अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का, अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का। और हाईकोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण करने का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 हाईकोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण कर सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे बिहार की अगर आप बात करेंगे तो बिहार में पटना हाईकोर्ट है, बिहार में पटना हाईकोर्ट है। पटना हाईकोर्ट बिहार के भीतर जितने भी अधीनस्थ न्यायालय है, चाहे वह सत्र न्यायालय है, चाहे वह व्यवहार न्यायालय है, चाहे वह सत्र न्यायालय है, चाहे वह व्यवहार न्यायालय है, सत्र न्यायालय और व्यवहार न्यायालय ही अधीनस्थ न्यायालय कहलाता है। सत्र न्यायालय और व्यवहार न्यायालय ही अधीनस्थ न्यायालय कहलाता है। तो जो आपको हाईकोर्ट होता है, जो आपको हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट राज्य के भीतर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, सत्र न्यायालय का अधीक्षण कर सकता है। समझ गए? ये अधिकार हाईकोर्ट को होता है और ये अधिकार हाईकोर्ट को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 देता है। इसके बाद हाईकोर्ट के और भी कई सारे कार्य अधिकार शक्ति है। जैसे कि मान लिया जाए, अगर संसद के चुनाव में विवाद हुआ, यानी लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में विवाद हुआ, वो सीधे तौर पर हाईकोर्ट में रखा जाएगा, वो सीधे तौर पर हाईकोर्ट में रखा जाएगा। अर्थात वैसे मामले जो सीधे तौर पर हाईकोर्ट में रखा जाता है वह हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में होने वाले विवाद सीधे तौर पर हाईकोर्ट में रखे जाते हैं। अर्थात ये सब जो है हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है आपको आता है, हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये सब हाईकोर्ट के जो है आपको अधिकार है। समझ गए? तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, हाईकोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो हाईकोर्ट से संबंधित जो कुछ एक्का दुक्का अनुच्छेद हम आपको नहीं बताए हैं, आगे जो है जब हम ये पूरा न्यायपालिका खत्म कर देंगे तो जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हम आपको रिकॉल करवा देंगे, उसको हम आपको बता देंगे। फलना फलना अनुच्छेद भी जो है आपको याद रखना है। ऐसे जितना महत्वपूर्ण था उतना चीज जो है हम आपको बता दिए हैं। और हाईकोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो हाईकोर्ट में जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के विषय में बतलाए थे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के विषय में बतलाए थे, तो वैसे ही हाईकोर्ट में भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है। हाईकोर्ट में भी तदर्थ न्यायाधीश के स्थान पर अपर न्यायाधीश या
अपर न्यायाधीश होता है, सॉरी अपर न्यायाधीश होता है, समझ गए, अपर न्यायाधीश होता है। तो क्या होता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, क्या होता है अपर न्यायाधीश, इसको आप समझिएगा। देखिए जैसे पटना हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होंगे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मान लिया जाए पद पर रहते हुए आकस्मिक निधन हो गया, तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद आकस्मिक रिक्त हो गया। तो इस स्थिति में पटना हाईकोर्ट के ही किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर तत्काल के लिए नियुक्त भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो अगर किसी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद अचानक खाली होता है, किसी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद अचानक खाली होता है, तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति उसी उच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करते हैं। इसके बाद अपर न्यायाधीश, देखिए जब हाईकोर्ट में काम का दबाव काफी बढ़ जाता है, तो इस स्थिति में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आपको हाईकोर्ट में की जाती है। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति इस स्थिति में जो है आपको हाईकोर्ट में की जाती है। क्लियर है? तो ये हाईकोर्ट से संबंधित जो है आपको प्रावधान हुए, ये सब चीज जो है आपको याद रखना है। आइए इतना याद कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल होता है? नहीं। कार्यकाल होता है? नहीं। उसके सेवानिवृत्ति की आयु, सेवानिवृत्ति की आयु, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? या अपना त्यागपत्र किसे दे? त्यागपत्र किसे देता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को वेतन कहां से मिलता है? वेतन कहां से मिलता है? पेंशन कहां से मिलता है? पेंशन कहां से मिलता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन? कितना वेतन? अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन? अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता? कौन करता है? कौन अनुच्छेद के तहत? कौन अनुच्छेद के तहत? अच्छा, रिट जारी करने का अधिकार हाईकोर्ट को है? रिट जारी करने का अधिकार है? कौन अनुच्छेद हाईकोर्ट को रिट जारी? कौन अनुच्छेद? हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है, निरीक्षण और अधीक्षण कर सकता है। हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण और अधीक्षण कर सकता है। यह बात कौन अनुच्छेद में? कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 200। क्लियर है? ये बात समझ गए? इसके बाद जो है देखिए, राज्य के भीतर अगर आप देखेंगे तो हाईकोर्ट राज्य का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ राज्य के भीतर हाईकोर्ट में अपील किया जा सकता है। राज्य के भीतर हाईकोर्ट सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है, याद रखिएगा। और लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसे सीधे तौर पर हाईकोर्ट में रखा जाता है, अर्थात ये हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। समझ गए? तो ये सब बात भी जो है आपको याद रखना है। क्लियर है ये बात? अब देखिएगा, हाईकोर्ट के बाद आगे जो है कोर्ट मार्शल होगा, जो है उसकी चर्चा हम आपके साथ कर देते हैं आगे। सेना न्यायालय है, सेना न्यायालय। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल के बाद मोबाइल अदालत, मोबाइल अदालत, मोबाइल अदालत के बाद लोक अदालत, लोक अदालत, लोक अदालत के बाद परिवार न्यायालय, परिवार न्यायालय के बाद ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट,
ये सब छोटा छोटा है, ठीक है। थोड़ा बहुत जानकारी जरूरी है स्टैटिक जीके के लिए, ठीक है। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय छोटा छोटा टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक मिनट में समझ में आते जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सब तो बताए हैं जी पहले भी, नहीं बताए हैं। लोकहितवाद या जनहितवाद, ठीक है, यही सब है, यही सब चीज को हम लोगों को समझना है, कुछ नहीं है इस सब में। ध्यान से सुनिए, ये सब फटाफट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा फटाफट क्लियर, इस सब में कुछ ना है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। समझिए, सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल। देखिए, सैनिकों को बाह्य हस्तक्षेप से बचाने के लिए सेना न्यायालय का गठन किया गया है। सेना न्यायालय को ही अंग्रेजी में कहते हैं कोर्ट मार्शल। सेना न्यायालय को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल कहते हैं, कोर्ट मार्शल कहते हैं, कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना न्यायालय में न्यायाधीश सेना के ही सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। सेना न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं सेना के ही सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। सैनिकों को बाह्य हस्तक्षेप से बचाने के लिए सेना न्यायालय का गठन अर्थात कोर्ट मार्शल का गठन किया गया है। देखिए, सैनिकों के 2 मामले को छोड़कर बाद बाकी सभी मामलों की सुनवाई सेना न्यायालय में ही होता है। एक, अगर किसी सैनिक ने गैर सैनिक की हत्या की है तो उसकी सुनवाई कोर्ट मार्शल में नहीं होती है। अगर किसी सैनिक ने बलात्कार किया है तो उसकी भी सुनवाई कोर्ट मार्शल में नहीं होती है। 2 मामले सैनिकों से संबंधित ऐसे होते हैं जिसकी सुनवाई सेना न्यायालय में नहीं होती है। अगर किसी सैनिक ने गैर सैनिक की हत्या किया है या अगर किसी सैनिक ने बलात्कार किया है तो ये दोनों मामलों की सुनवाई सेना न्यायालय में नहीं होता है। इसके अलावे सेना से संबंधित अन्य सभी मामलों की सुनवाई सेना न्यायालय में ही होता है। और सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील ना सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है ना हाई कोर्ट में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। परंतु यहां पर शर्त है, कुछ शर्त यह है कि अगर मामला मौलिक अधिकार से संबंधित है तब अपील किया जा सकता है। अगर मामला मौलिक अधिकार से संबंधित है तब अपील किया जा सकता है। फिर से इस बात को समझिएगा, इसमें किंतु परंतु दोनों बात है, लेकिन परंतु किंतु फिंतु सब बात है। पहली बात तो यह है, सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील ना हाईकोर्ट में किया जा सकता है ना सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील ना हाईकोर्ट में किया जा सकता है ना सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। दूसरी बात, लेकिन अगर मामला मौलिक अधिकार से संबंधित है तो फिर अपील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह किया जा सकता है। बात समझे? तो थोड़ा सा जो है सेना न्यायालय को आप पढ़िएगा, उसमें आप देखिए तो कुछ गलती भी है या कुछ अधूरा भी है। देखिए तो पढ़ करके बताइए तो। आए कुछ अधूरा है? हाँ, पकड़ लिए ना। अच्छा,
सेना न्यायालय सैनिकों को बाह्य हस्तक्षेप से बचा। सेना न्यायालय में देखिए कहां पे गलती है। सेना न्यायालय में सैनिकों के मामलों की सुनवाई नहीं होती है। यहां पर क्या होगा जानते हैं? सेना न्यायालय में सैनिकों के निम्न मामलों की सुनवाई नहीं होती है। फिर 1 नंबर और 2 नंबर थोड़ा छूटा हुआ है, गलती नहीं है, थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो इसको लिखिए। सेना न्यायालय में सैनिकों के मामलों की सुनवाई नहीं होती है की जगह निम्न मामलों की सुनवाई नहीं होती, निम्न शब्द जोड़िए। सेना न्यायालय में सैनिकों के निम्न मामलों की सुनवाई नहीं होती है। सेना न्यायालय में सैनिकों के निम्न मामलों की सुनवाई नहीं होती है। 1 नंबर में, उसी में लिखिए 1 नंबर में, दोनों का एक ही नोट है। 1 नंबर में, 1 नंबर में, अगर सैनिक ने गैर सैनिक की हत्या की हो, अगर किसी सैनिक ने गैर सैनिक की हत्या की हो, अगर किसी सैनिक ने गैर सैनिक की हत्या की हो, अगर किसी सैनिक ने गैर सैनिक की हत्या की हो, अगर किसी सैनिक ने गैर सैनिक की हत्या की हो, अगर किसी सैनिक ने गैर सैनिक की हत्या की हो। 2 नंबर में, अगर किसी सैनिक ने बलात्कार किया हो। 2 नंबर में, अगर किसी सैनिक ने बलात्कार किया हो, अगर किसी सैनिक ने बलात्कार किया हो, अगर किसी सैनिक ने बलात्कार किया हो। बताइए, बताइए आप हमको सैनिकों को बाह्य हस्तक्षेप से बचाने के लिए सेना न्यायालय का गठन किया गया है। आए, सेना न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता है? सेना के सर्वोच्च कमांडर। सेना न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता है? सेना के सर्वोच्च। सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है? नहीं ना। सेना न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है? नहीं। लेकिन अगर मामला मौलिक अधिकार से रिलेटेड हो तब किया जा सकता। और सेना न्यायालय में सैनिकों के 2 मामलों की सुनवाई नहीं होती है जी। सेना न्यायालय में सैनिकों के कितने मामलों की सुनवाई? 2 ना। कौन कौन? क्लियर है ये बात? क्लियर ना? चलिए, इसके बाद आगे है मोबाइल अदालत। मोबाइल अदालत देखिए, भारत के सफल राष्ट्रपति में से एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हैं। उनका मानना था कि भारत में अनेकों लोग हैं जिनकी पहुंच न्यायपालिका तक नहीं है, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनकी पहुंच न्यायपालिका तक नहीं है। जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग न्यायपालिका तक नहीं पहुंच पाते हैं तो क्यों ना न्यायपालिका उन लोगों तक पहुंच जाए, न्यायपालिका ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच जाए। इन्होंने विचार प्रकट किया कि कोर्ट के लिए जो आधारभूत ढांचा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कोर्ट के लिए आधारभूत ढांचा क्या होता है? जज के बैठने के लिए एक जगह, वकील को अपना पक्ष रखने के लिए एक जगह, फिर जो पक्ष विपक्ष के लिए एक जगह। तो क्यों ना बस में, बस BUS बस, जिस पे जाते हैं पटना से बनारस, बनारस से लखनऊ, बस में न्यायपालिका से संबंधित आधारभूत ढांचा का विकास कर दिया जाए और उस बस में न्यायाधीश को बैठाकर पहुंचा दिया जाए गांव, और गांव में लोगों को कहे, लोगों तक सूचना पहुंचाएं कि अगर आपको न्याय चाहिए, आपके साथ कोई दिक्कत है तो आप आइए,
हम न्यायपालिका हैं, हम आपका न्याय करेंगे, आपको न्याय देंगे। कितना अच्छा विचार था, बहुत अच्छा विचार था, लेकिन लागू कहां हुआ, समझ गए? तो बस में आधारभूत ढांचा न्यायपालिका का विकास करके यह चीज किया भी गया। मोबाइल अदालत को पहिए पर न्याय भी कहा जाता है, पहिए पर न्याय। तो यहां पर देखिए दो बात। एक बात यह, मोबाइल अदालत की अवधारणा का विकास किसने किया? तो मोबाइल अदालत की अवधारणा का विकास किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और दूसरी बात, मोबाइल अदालत को पहले पहिए पर न्याय की संज्ञा भी दी जाती है। और तीसरी बात, इसका सबसे पहले प्रयोग हरियाणा के मेवात में 2007 में किया गया, हरियाणा के मेवात में 2007 में किया गया। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। तो आइए बताइए, मोबाइल अदालत की अवधारणा का विकास किसने किया? मोबाइल अदालत की अवधारणा का विकास किसने किया? डॉक्टर एपीजे। मोबाइल अदालत को और किस नाम से जानते? पहिए पर न्याय। इसके बाद आगे बताइएगा, मोबाइल अदालत का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 2000। कब हुआ? कहां हुआ? हरियाणा के मेवात में। आगे लोक अदालत। लोक अदालत का अर्थ होता है लोगों का अदालत। यह अदालत गांधीवादी सोच पर आधारित था, यह अदालत गांधीवादी सोच पर आधारित था। और इस अदालत में जो निर्णय होता है वह दोनों पक्ष के आपसी सहमति से होता है, दोनों पक्ष के आपसी सहमति से इस अदालत में निर्णय होता है। इसलिए इस अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील कहीं भी नहीं की जा सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ना हाई कोर्ट में की जा सकती है। इस अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील भी कहीं भी नहीं की जा सकती है, याद रखिएगा। तो लोक अदालत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का। लोक अदालत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कौन ऐसा अदालत है जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित? कौन है? लोक अदालत में निर्णय किस आधार पर होता है? दोनों पक्षों के आपसी सहमति, दोनों पक्षों के आपसी। लोक अदालत में निर्णय किस आधार पर होता है? दोनों पक्षों के आपसी। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील कहीं की जा सकती है? नहीं। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है? नहीं ना की जा सकती, नहीं की जा सकती है। इसके बाद आगे है आपको परिवार न्यायालय। देखिए परिवार में क्या समस्या होता है। परिवार में पति पत्नी के बीच तलाक होता है, फिर तलाक होता है तो फिर जो है बच्चा मां के साथ रहेगा, पिताजी के साथ रहेगा, इसको लेकर के विवाद होता है। फिर संपत्ति के बंटवारा को लेकर विवाद होता है। यही सब न होता है जी, यही सब होता है। तो जितने भी पारिवारिक मामले होते हैं, तलाक, विवाह, संपत्ति का बंटवारा, संतान का संरक्षण, तो इस प्रकार के जो पारिवारिक मामले होते हैं, इस प्रकार के पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए वर्ष 1984 में परिवार न्यायालय अधिनियम लाया गया। और परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में यह प्रावधान किया गया, देश के भीतर वैसे शहरों में परिवार न्यायालय का गठन किया जाएगा जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है, जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है। और फिर 1984 ईस्वी के बाद से देश के वैसे शहर जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है, वहां पर परिवार न्यायालय का गठन किया गया है ताकि पारिवारिक झगड़ा को सुलझाया जा सके। लालू यादव का बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव जो विवाह किया ऐश्वर्या से, दोनों के बीच जो है तलाक चल रहा है, तलाक को लेकर के मैटर चल रहा है। तो
उन दोनों का मामला परिवार न्यायालय में ही सुना जा रहा है, उन दोनों का मामला परिवार न्यायालय में ही सुना जा रहा है, समझ गए। तो यहां पर जो है ना परिवार न्यायालय को लेकर क्या बात याद रखना है, यहां पर परिवार न्यायालय को लेकर यह बात याद रखना है कि परिवार न्यायालय अधिनियम वर्ष 1984 में पारित हुआ, परिवार न्यायालय अधिनियम वर्ष 1984 में पारित हुआ। और दूसरी बात यह याद रखनी है कि परिवार न्यायालय का गठन वैसे शहरों में होती है जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है, जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है। और जितने भी पारिवारिक झंझट है, विवाह, तलाक, संतान का संरक्षण, संपत्ति का बंटवारा, ये सब सुना जाता है परिवार न्यायालय में। क्लियर है ये बात? आगे परिवार न्यायालय अधिनियम कब पारित हुए हैं? परिवार न्यायालय अधिनियम कब पारित हुए हैं? कितना से अधिक आबादी वाले शहरों परिवार न्यायालय गठन होता है? 10 लाख से। अब देखिएगा ग्राम न्यायालय, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 में आया, ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 में आया। और इस अधिनियम के तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालय का गठन 2 अक्टूबर 2019 से होना प्रारंभ हुआ और फिर देश के अलग अलग शहरों में ग्राम न्यायालय के गठन हुए। तो यहां पर भी 2 बात याद रखना है, एक बात यह कि ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित हुए हैं, और दूसरी बात यह कि कब से ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायालय का गठन होना प्रारंभ हुआ। तो 2 अक्टूबर 2009। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित हुए? ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित हुए? ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित हुए? देश के भीतर अलग अलग राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालय का गठन कब से होना प्रारंभ? 2 अक्टूबर 2009। आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको वित्त आयोग आजादी से लेकर आज तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। उसमें से 11वें वित्त आयोग ने लंबित मामलों को सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की सिफारिश किया और 11वें वित्त आयोग के सिफारिश पर ही लंबित मामलों की सुनवाई को लेकर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है ताकि लंबित मामलों की सुनवाई जो है जल्द से जल्द हो सके। यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर सुनिएगा है सांद्री, फास्ट ट्रैक कोर्ट लंबित मामलों की सुनवाई करने को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है। और कौन वित्त आयोग ने सिफारिश किया फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन करने का? 11वें वित्त आयोग। यहां पर यही बात याद रखना है। तो किस वित्त आयोग के सिफारिश पर लंबित मामलों की सुनवाई को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया? कौन सा वित्त आयोग? कौन सा वित्त आयोग? 11वां वित्त आयोग। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय की अगर आप बात करेंगे तो जिला में जो सत्र न्यायालय होता है, व्यवहार न्यायालय होता है, वही सब अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आता है। और अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 233 के तहत। इस बात को आप याद रखिएगा। तो जो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। कौन करते हैं? कौन करते हैं? अनुच्छेद 233 के तहत। कौन अनुच्छेद के तहत? कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 233। आगे है आपको न्यायिक पुनर्विलोकन। नहीं समझाए हैं एकदम से, न्यायिक पुनर्विलोकन हम आपको समझाए, समझाना पड़ेगा फिर से, नहीं ना? चलिए शांत रहिए। न्यायिक पुनर्विलोकन लोकहितवाद पढ़ लीजिएगा ना, हो पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा अगले क्लास में पूछ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया, न्यायिक पुनर्विलोकन समझ में आना चाहिए। क्या बात करते हैं आप? हैं? पीछे बतलाए हैं, 2 बार बतलाए हैं, वही तो बोल रहे हैं। मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में बतलाए हैं, समझ गए? आगे जो है नए हीरो सब है, सुनिए। चलिए इससे आगे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, 2-3 चीज है, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हमसे पूछ लीजिएगा, अगले क्लास में यही सब बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।